हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? कौन सा? हाँ, आवाज आ रही है सब क्लियर है। ओके। तो कल फायरवॉल का इंट्रोडक्शन हुआ था। टाइप्स ऑफ फायरवॉल देखते हैं। ये देखिए, तीन प्रकार के फायरवॉल्स हैं आपके पास: पैकेट फिल्टर फायरवॉल, एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल और सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल। ये तीन तरह के फायरवॉल हैं बेसिकली। कैटेगरी आपने पढ़ी थी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो अगर हम पैकेट फिल्टर सॉफ्टवेयर फायरवॉल की बात करें, जैसे कि, तो देखिए, सबसे पहले बात मैं बता दूं, इसमें जो भी नोट लिखा है वो अलग मैटर है। मेन जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की जरूरत है। जैसे इसने कहा कि मैं ओएसआई मॉडल इससे पहले बताया था आप लोगों को कि जितना भी खेल होता है ना नेटवर्क में, ये सारा का सारा ओएसआई मॉडल का ही होता है। जो 7 लेयर होती हैं, ये 7 लेयर कंबाइन किए हुए हैं पूरे नेटवर्क में। तो ये फायरवॉल ओएसआई मॉडल के जो नेटवर्क लेयर है उसमें वर्क करता है, क्योंकि पैकेट फिल्टरिंग। अच्छा, एक बात और, पैकेट फिल्टरिंग मैंने इसलिए कहा क्योंकि नेटवर्क लेयर में जब हम डेटा, जो हमारा डेटा का जो नेचर होता है बेसिकली, जब डेटा इनकमिंग डेटा चाहे वो ट्रांसपोर्ट लेयर से आए या फिर डेटा लिंक लेयर से आए, क्योंकि नेटवर्क लेयर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर और डेटा लिंक लेयर का बीच का इंटरफेस है। अगर आप गौर से देखें 1 से लेके 7 तक में, तो 3 नंबर की लेयर नेटवर्क लेयर होती है, और ये ट्रांसपोर्ट लेयर और डेटा लिंक लेयर, ये दोनों के बीच की कड़ी है, वो दोनों के बीच का इंटरफेस है। तो डेटा इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों चीजें नेटवर्क लेयर से होती हैं। नेटवर्क लेयर से डेटा जब ट्रांसपोर्ट लेयर में जाता है, फिर नेटवर्क लेयर पे डेटा डेटा लिंक लेयर से आता है, दोनों चीजें हैं। तो फायरवॉल क्या करता है कि अंदर जाने वाले या बाहर आने वाले पैकेट को एनालाइज करता है। जैसे कि वही बात मैंने की, तो वो एनालाइज करेगा, एनालाइज करता है कि पैकेट कहाँ जा रहा है या पैकेट कहाँ से आ रहा है, दोनों कंडीशन है। और ये केवल उन्हीं पैकेट को ही अपने से पास होने देता है जो फायरवॉल पॉलिसी के अनुसार सही हो। ये एक छोटी सी बात बोल दी गई कि हाँ, ये छोटी सी बात है कि फायरवॉल, क्योंकि नेटवर्क लेयर में मोस्टली राउटर्स यूज होते हैं। राउटर्स में आपका पहले से ही फायरवॉल, हार्डवेयर फायरवॉल इंस्टॉल्ड है। तो उसका जो वर्क है, उसका यही वर्क है कि पैकेट अगर आपके टॉप लेवल से आ रहा है, अगर टॉप लेवल से आपका पैकेट आ रहे हैं, तो क्यों ना हम जो, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर से अगर पैकेट्स आ रहे हैं, तो पहली बात ये कि जो नेटवर्क लेयर में पैकेट्स हैं उनको हम बोलते हैं डेटाग्राम। जो आप जानते होंगे, डेटाग्राम होता है बेसिकली। और जब हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर से कोई भी मैसेज आता है, नेटवर्क लेयर पे आएगा ही, जंप तो करेगा नहीं, डायरेक्टली नेटवर्क लेयर पे आएगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में हम लोग क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम जानते हैं। देखिए, एक तो होता है रीअसेंबल, रीअसेंबल करना, और एक होता है कि वो जो मैसेज होता है उसको सेगमेंट में तोड़ता है, और सेगमेंट में तोड़ने के बाद फिर से रीअसेंबल करता है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे कि आपका प्रत्येक पैकेट है, प्रत्येक पैकेट की ये फायरवॉल जांच करता है, तब निर्णय लेता है कि ये पैकेट आगे देना चाहिए या नहीं, या लोकल नेटवर्क को घुसपैठ से बचाता है। एक काम इसका ये भी है। तो पैकेट फिल्टरिंग में सिर्फ यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पैकेट का फिल्ट्रेशन हम फायरवॉल के माध्यम से कैसे करें। तो फायरवॉल, अगर हार्डवेयर फायरवॉल इंस्टॉल्ड है इस नेटवर्क लेयर पे, यानी इसके राउटर जो हार्डवेयर डिवाइस है उस पर इंस्टॉल्ड है, तो पैकेट की फिल्टरिंग वो इजीली उसी तरह करेगा जैसे नॉर्मल किसी भी साइट में होता है। अब पैकेट फिल्टर फायरवॉल बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होता है स्टेटलेस पैकेट फिल्टर। स्टेटलेस, देखिए, ये फायरवॉल में पैकेट्स के बारे में जानकारी नहीं होती। इस प्रकार के फायरवॉल को स्टैटिक फायरवॉल ही कहते हैं।
ये फायरवॉल इतने प्रभावी नहीं होते क्योंकि स्टेटलेस है। तो बस इतना जानना है कि इस फायरवॉल में पैकेट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें नहीं होती है। इस प्रकार के फायरवॉल को हम स्टैटिक फायरवॉल कहते हैं। ये स्टैटिक फायरवॉल कहलाते हैं, जो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। भाई अब एक आता है आपका स्टेटफुल पैकेट फिल्टर। ठीक है, ये फायरवॉल जो है पैकेट्स के बारे में जानकारी आपको अवेलेबल कराता है। इसे डायनेमिक फायरवॉल भी कहते हैं। ये फायरवॉल बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए डायनेमिक फायरवॉल ज्यादा अच्छे होते हैं। अब जैसे अगला है आपका एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल। तो एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल की अगर बात करें तो इसे हम एप्लीकेशन प्रॉक्सी भी कहते हैं। जैसे नॉर्मल तौर पे एक प्रॉक्सी सर्वर लोग बना लेते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं, तो इसे हम एप्लीकेशन प्रॉक्सी भी कहते हैं। ये फायरवॉल एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन के आधार पे जो भी एप्लीकेशन है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे पैकेट को अपने से पास होने देता है या पैकेट को रोक देता है। एप्लीकेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो पैकेट में अवेलेबल होती है। देखिए वही चीज आ गई घूम फिर के कि आपके पास कोई पैकेट्स है, नॉर्मल तरीके से कोई पैकेट्स है। अब वो पैकेट्स अगर आपके पास आ रहे हैं तो उन पैकेट्स में सारी इंफॉर्मेशन होती है। ये चेक करना बहुत जरूरी होता है कि जो इंफॉर्मेशन है क्या वो एक्नॉलेजमेंट के आधार पे आई हुई है या पहले से कोई रिक्वेस्ट हमको मिली हुई है। अगर पहले से कोई रिक्वेस्ट मिली हुई है तो फिर वो रिक्वेस्ट को हमें पैकेट के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है उससे हमें मैच कराना होगा। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उस टाइम पे जो बहुत ही खास तरीके से होते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते। इसके बाद ही आगे पैकेट का आवागमन जो भी होता है वो सुटेबल होता है। अच्छा एक चीज और, अब ये फायरवॉल एक प्रकार का प्रॉक्सी सर्वर है बेसिकली, जो एप्लीकेशन को प्रॉक्सी अवेलेबल कराता है। यानी कोई भी एप्लीकेशन है, एक नॉर्मल प्रॉक्सी जो हम बना लेते हैं, जैसे मान ली कोई हमें एप्लीकेशन अपने रन करने हैं या कोई प्रोग्राम रन करने हैं एज ए सर्वर टाइप है, तो एक छोटा सा प्रॉक्सी सर्वर लोग बनाते हैं नॉर्मल एक लोकल नेटवर्क पे। सॉरी, तो एक प्रकार का प्रॉक्सी सर्वर ये जो एप्लीकेशंस को प्रॉक्सी अवेलेबल कराता है। जो भी प्रॉक्सी है सिंपल एक लोकल सर्वर वो आपको अवेलेबल करा देता है एप्लीकेशन लेवल पे। यानी कि आपको जो नेक्स्ट फायरवॉल है जिसको बोलते हैं सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल। अच्छा, गेटवे भी एक हार्डवेयर डिवाइस है। ये फायरवॉल आपकी सेशन लेयर में वर्क करता है। ये फायरवॉल टीसीपी या यूडीपी की सिक्योरिटी को अवेलेबल कराता है, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये फायरवॉल टीसीपी या यूडीपी में प्रत्येक पैकेट को एनालाइज करता है और फायरवॉल पॉलिसी के अनुसार ये पैकेटों पर एक्शन लेता है। देखिए कोई भी पैकेट से कोई भी मैसेज अगर किसी लेयर से गुजरता है, किसी नेटवर्क से गुजरता है, और आपने अगर फायरवॉल प्रोटेक्शन दे रखा है तो उसको फायरवॉल पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। अगर रूल्स रेगुलेशन में वो फिट बैठता है तो नॉर्मल गेटवे उसको मिल जाएगा कि हाँ आप पास कर सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग वो पैकेटों पर एक्शन ले सकता है कि पैकेट करप्टेड है, पैकेट में कोई मेलवेयर है या कोई वायरसेस है या कोई प्रोग्राम अनावश्यक इंस्टॉल कर रखा है जो नेटवर्क में प्रॉब्लम कर सकता है, ट्रैफिक कर सकता है, बहुत सारी चीजें। तो वो चीजें इसमें देखी जाती है। इसके बाद जैसे कि अब आपका था फीचर ऑफ फायरवॉल। देखिए फीचर्स में अगर देखें तो देखिए एक होता है ट्रैफिक मॉनिटर जो कि फायरवॉल का काम होता है, एक होता है कंट्रोल हैकर। फायरवॉल आपके कंप्यूटर नेटवर्क में प्रवेश कर रहे जितने भी ट्रैफिक है सब पे नजर रखता है। फायरवॉल डबल ड्यूटी करता है क्योंकि फायरवॉल नेटवर्क से बाहर जाने वाली ट्रैफिक पर भी नजर रखता है, अंदर तो रखता ही रखता है।
बाहर से, यानी जो बाहर जाने वाली ट्रैफिक पर भी नजर रखता है। कोई ट्रैफिक अगर बाहर भी है तो वो उस पर भी नजर रखता है। कंट्रोल हैकर्स है, फायरवॉल सिक्योरिटी के बिना हैकर्स आपके कंप्यूटर को आसानी से हैक कर सकता है और वायरस फैलाकर आपको नुकसान कर सकता है। फायरवॉल होने से हैकर आपके नेटवर्क से बाहर रहते हैं। अगर फायरवॉल है तो फिर हैकर्स का कोई चांस नहीं है, उनका कोई भी प्रोग्राम जो है एक्टिव नहीं होगा उस नेटवर्क में, जिस नेटवर्क में फायरवॉल प्रोटेक्शन आपको दे रखा है। आपका कंप्यूटर में अगर फायरवॉल प्रोटेक्शन है, कोई भी हैकर्स जो है अपना कोई भी प्रोग्राम वहां पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा, वो उसको खत्म करेगा, उसको रोकेगा वहीं पर, जिससे आपका सिस्टम या आपका सर्वर या आपका एक लोकल सेटअप, एक लोकल नेटवर्क, इसमें 4 से 5 कंप्यूटर्स हैं जो पर्टिकुलर एक सिस्टम से कनेक्टेड है एज ए सर्वर, उन सबको रोकता है, कंट्रोल करता है। अब जैसे कि एक होता है वायरस फिल्टरिंग। अगर आपका कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से नेटवर्किंग के द्वारा जुड़ा हुआ है, जैसे मान लो कंप्यूटर से आप दूसरे कंप्यूटर से नेटवर्किंग से जुड़ गए और आप फाइल शेयर कर रहे हो, तो उस टाइम भी फायरवॉल आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से आने वाले वायरस से बचाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है तो फायरवॉल उसे भी दूसरे कंप्यूटर में जाने से रोकता है। इसे बोलते हैं वायरस फिल्टरिंग। देखिए, जैसे कि सपोज करिए, पहले क्या होता था, ब्रॉडबैंड कनेक्शन अभी भी हैं, पहले लोग एयरटेल वगैरह के ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते थे, तो उसमें होता क्या था, तो सिंपल तौर पे जैसे 4 या 5 लड़के होते हैं, वो कहीं एक फ्लैट में रह रहे होते हैं, तो वो उनके पास सबके पास अपना अपना पीसी अगर होता है, तो ये एक प्लान वो ले लेते हैं 850 रुपए का या 900 रुपए का, जो कि पहले चलता तब तो बहुत महंगा होगा, हम लोग ऐसे ही करते थे। तो होता क्या था कि किसी एक सिस्टम को में हम लोग हब इस्तेमाल करते थे, तो पहले 4 पिन 6 पिन 5 पिन के हब मिल जाते थे। वो सेटअप करते थे कि मुझे 5 सिस्टम कनेक्ट करना है, तो उसमें हमारा शेयर हो जाता था, तो 200 रुपए या नॉर्मल 150 रुपए हमारा चार्ज आता था। तो अब एक सिस्टम में जैसे हमने कनेक्ट किया, हमने उससे 3 सिस्टम कनेक्ट कर दिए अपने नेटवर्क में। अब हम एयरटेल ब्रॉडबैंड लिए हुए हैं नॉर्मल, हमने उसमें एक एंटीवायरस भी इंस्टॉल किया मैकेफ्री का, या अपग्रेडेड हमने किया ताकि हमारा बार बार अपग्रेड हो। अब 3 तो कनेक्टेड है, एक चौथा बंदा आता है, एक कोड खाली है कि मेरे को भी कनेक्ट करो, तो सिंपल तौर पे नेटवर्किंग वायरस से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसी टाइम की जरा देखिए कि मान लीजिए कोई वायरसेस रहा उसके सिस्टम में, तो नेटवर्क के माध्यम से फौरन पहुंचेगा सर्वर पे, लेकिन वहां ऑलरेडी पहले से ही आपका एंटीवायरस या कोई भी प्रोटेक्शन इंस्टॉल्ड है। वो डिपेंड करता है कि वो वायरस, वो एंटीवायरस कितना पावरफुल है। भले वो फायरवॉल ना हो, वो कितना पावरफुल है वो डिपेंड करता है उस सिस्टम पे, या उस कि वो कितना प्रोटेक्शन दे सकता है बेसिकली, या वो अपडेटेड है कि नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि एंटीवायरस करवाने के बाद बार बार अपडेट करना पड़ता है, बार बार एमबीज हमको चाहिए होती है, ये चीज है। तो यही बात उसने बोली कि अगर किसी दूसरे सिस्टम से अगर आता भी है आपके सिस्टम में, प्रोटेक्शन पे हैं आप, तो वो उसको रोकेगा, और फिर रोकने के बाद ये नहीं करेगा कि मेरे यहाँ तो नहीं आया, मैं हट गया, रुका। अगर वो नेटवर्क से जुड़ा है तो ये सोच के वो छोड़ेगा नहीं उसको, वो दूसरे सिस्टम में जा सकता है। उसका लॉजिक ये कि दूसरे सिस्टम से भी आपके सिस्टम में आ सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी अगर शेयर कर रहे हो मतलब कि आप कहीं कहीं नेटवर्क से कनेक्टेड हो। अब एक होता है बैंडविड्थ कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। अच्छा, बैंडविड्थ कैसे कंट्रोल करेगा, उसकी मॉनिटरिंग कैसे करेगा? तो देखिए, बैंडविड्थ कंट्रोल कभी कभी ट्रैफिक को स्टेट देने के लिए रेफर किया जाता है, याद रखिएगा इस बात को। बैंडविड्थ जो है कंट्रोल कभी कभी ट्रैफिक को एक स्टेट देने के लिए रेफर करते हैं, जो कि फायरवॉल का सबसे बेस्ट फीचर है। हमारे पास हमेशा बैंडविड्थ अनलिमिटेड मात्रा में नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो बैंडविड्थ अवेलेबल है उस पर कंट्रोल रखना जरूरी होता है। फायरवॉल के साथ आप साइट, एप्लीकेशंस और यूजर के लिए अवेलेबल बैंडविड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये फायरवॉल का एक बेस्ट फीचर है कि वो कैसे आपकी बैंडविड्थ को, देखिए हमारे पास ऑलवेज टाइम बैंडविड्थ अनलिमिटेड मात्रा में नहीं होता है।
हमें लिमिटेड बैंडविड्थ ही मिलती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी बैंडविड्थ अवेलेबल है उस पर कंट्रोल रखना जरूरी होता है बेसिकली। दूसरी एक बात ये भी आती है यहाँ पे, जैसे एक वेब फिल्टरिंग है, सपोज करो हम वेब फिल्टरिंग की बात करें। देखिए, जब एक वेब फिल्टर फायरवॉल को एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में डिफाइन किया जाता है, तो ये कंप्यूटर द्वारा सेंड किए जाने वाले जो डेटा पैकेट्स हैं उनकी देखरेख करता है कि सिस्टम से डेटा पैकेट सेंड किए गए। इसका यूज कुछ साइट पर पहुंचने वाले एम्प्लॉइज को रोकने के लिए भी किया जा सकता है, जो प्रोडक्टिविटी को कम कर सकते हैं, जैसे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। भाई जैसे आपकी सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट है, अब उसमें प्रोडक्टिविटी तो होगी ही होगी, लोग मैसेज भेजते रहते हैं, डाउनलोड करते रहते हैं। तो उसने बोला कि इसका कुछ यूज जो है कुछ साइट पर पहुंचने वाले एम्प्लॉइज को भी रोकता है ना, उस पर भी ये काम होता है। तो देखते हैं आगे, वेब फिल्टरिंग आपकी ये रही। अब जैसे कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अगर हम देखें, एक अगला है बीपीएन। देखिए, बीपीएन का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। बीपीएन ऐसे नेटवर्क होते हैं जो किसी कंपनी के प्राइवेट इंटरनल नेटवर्क में दूर स्थित यूजर और रीजनल ऑफिसेस को कनेक्ट करने के लिए पब्लिक वायर्स यानी आमतौर पर इंटरनेट का यूज करके बनाए जाते हैं। और बीपीएन का यूज दो साइट को एक साथ कनेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। कैसे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। ये कैसे कि आपका जो है जो नेटवर्किंग है, जो बीपीएन है, जिसे बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, बीपीएन को दो साइट को एक साथ कनेक्ट करने के लिए यूज कैसे किया जाता है? तो सुनिए, सपोज करिए आप एक सरकारी ऑफिस में बैठे हुए हैं, सपोज करिए पीडब्ल्यूडी में बैठे हुए हैं। अब पीडब्ल्यूडी का जो मेन ऑफिस है उसमें बैठे हुए हैं, आप अपने आईटी सेक्टर में हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और वहां पर आप उसकी किसी वेबसाइट को मैनेज कर रहे हैं। जैसे रेलवे की वेबसाइट को होती है क्रिस, वो मैनेज करती है, सपोज करो आप उसको मैनेज कर रहे हैं, जो कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम वेबसाइट है, जिसको हम कह सकते हो कि एक बिम्स करके चलती आती है। बिम्स है जो हर जगह अवेलेबल है। एक होती है पिम्स, ये दो वेबसाइट होती है बेसिकली, उसको सुपर चेंज भी हो गई हो, तो ये कोई वेबसाइट है। अब कोई भी सरकारी ऑफिस होता है, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे एनआईसी कंपनी को होती है, जो गवर्नमेंट की, इसको बोलते हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो जैसे ही अब आप सोचिए कि एनआईसी अपना एक सर्वर रखेगा वहां पे, जिसको वो मैनेज करेगा। उस सर्वर से आपका क्लाइंट कंप्यूटर अटैच होगा, जोड़ा जाएगा। अब सपोज करो कि आप अपने क्लाइंट कंप्यूटर से उस सर्वर पे, इस सर्वर पे यानी कि जो एनआईसी का सर्वर है जो आपके ऑफिस में रखा हुआ है, उसको आप ऑन करते हो और कुछ इमेज आप उसमें अपलोड करना चाह रहे हो, या कुछ इमेज आप अपने क्लाइंट मशीन में डाउनलोड करना चाह रहे हो। अब भाई मुझे बताइए कि वो एनआईसी का सर्वर आपको परमिशन किस हिसाब से देगा? आपको यूजर नेम पासवर्ड करना पड़ेगा, और जो एक बीपीएन नेटवर्क आपको छोटा सा बीपीएन का क्लाइंट देगा, एक एक्नॉलेजमेंट देगा वो, तो उस बीपीएन को जब तक आप स्टार्ट करके कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आप एनआईसी के सर्वर से कनेक्ट नहीं होगे अपने क्लाइंट के द्वारा, यानी कि अपने क्लाइंट पीसी के द्वारा। तो वही बात उसने बोली यहाँ पे कि किसी भी कंपनी के प्राइवेट या इंटरनल नेटवर्क में दूर स्थित यूजर, समझिए, या रीजनल ऑफिस को कनेक्ट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, आप कहीं दूर बैठे हो, आप अपने सर्वर का पूरा आपको क्लियर है, आप अपने क्लाइंट कंप्यूटर से अगर आपको बीपीएन है, यूजर नेम आईडी है, तो आप कनेक्ट हो सकते हो। जब तक बीपीएन कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको यूजर नेम पासवर्ड डालने का कोई फायदा नहीं है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, फायरवॉल मैंने पहले भी कहा था, सिक्योरिटी कवच की तरह काम करता है। हमारे कंप्यूटर में फायरवॉल
सुरक्षा एक दीवार का काम करती है। अगर कंप्यूटर में बाहर से कोई हार्मफुल फाइल या वायरस आता है तो आने की कोशिश करता है तो फायरवॉल से रोकता है। इसके अलावा एक कंक्लूजन है, इसके अलावा बहुत सारी विशेषताएं हैं जो इसे इस सिक्योरिटी के नजरिए जरूरी है बताना कि ये सीधा सा मतलब है कि हमारे कंप्यूटर को ज्यादा सुरक्षित करने के लिए फायरवॉल या एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है। तो ये था वो कारण जिसकी वजह से फायरवॉल का यूज हम करते हैं। और एक अब सवाल ये आता है कि हाउ डज अ फायरवॉल वर्क, आपका फायरवॉल वर्क कैसे करेगा? तो फायरवॉल को टू वे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का सिस्टम भी कहा जाता है। जब कोई यूजर अपने कंप्यूटर या दूसरे डिवाइस में इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो इंटरनेट पर जितने भी हार्मफुल सॉफ्टवेयर हैं उन्हें डिवाइस में आने का डर बना रहता है। फायरवॉल इन्हीं नेटवर्क के बीच में सुरक्षा कवच बनकर काम करता है। ये फायरवॉल का ही काम है। फायरवॉल का यूज करने पे आपके कंप्यूटर को कितनी सुरक्षा मिलती है या कहें तो ये आपके कंप्यूटर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो बेटर ये रहता है कि सिस्टम, आजकल सभी लोग नेट यूज करते हैं तो बेटर ऑप्शन यही है कि सभी लोग एंटीवायरस के सुरक्षा के घेरे में ही सिस्टम को यूज करें। फायरवॉल आपके कंप्यूटर में वायरस आने से रोकता ही है। साथ ही अगर आपके एडवांटेज अगर देखें, आपके कंप्यूटर में वायरस है तो उसे भी दूर जाने में रोकेगा। यदि आप हार्डवेयर डिवाइस का यूज करते हैं तो यह एक साथ बहुत से सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। कंप्यूटर में जितने भी एंटरिंग ट्रैफिक आते हैं फायरवॉल उसे मॉनिटर भी करता है और सिक्योरिटी के अनुसार हमारे कंप्यूटर के लिए बेस्ट होते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें ही अलाउ करता है। यदि आपका कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट है तो और आप तब फाइल शेयर कर रहे हैं तो उस समय फायरवॉल दूसरे कंप्यूटर से आने वाले वायरस को आपके कंप्यूटर में आने से रोक देता है। तो ये फायरवॉल के एडवांटेज हैं बहुत सारे। डिसएडवांटेज यही है कि यदि आप अच्छी कंपनी का फायरवॉल यूज नहीं करते हैं तो आपके सिस्टम की रिसोर्सेज, सीपीयू है, रैम का ज्यादा यूज करके आपके सिस्टम की स्पीड को भी स्लो कर सकता है। ये ध्यान दीजिएगा इस बात को। फायरवॉल के कुछ लिमिटेशन भी हैं। ये खराब नेटवर्क से कंप्यूटर की सुरक्षा तो करते हैं, लेकिन यदि कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क या मैलवेयर वायरस का कोई सा भी हार्मफुल सॉफ्टवेयर अगर सिस्टम में आ जाता है तो फायरवॉल सिस्टम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। यदि आप सॉफ्टवेयर फायरवॉल यूज कर रहे हो तो फायरवॉल सिर्फ उसी कंप्यूटर की सुरक्षा करता है जिसमें फायरवॉल इंस्टॉल्ड, सब जगह नहीं। अब मेन लिमिट्स इसकी होती है कि यह यूजर या अटैकर को मॉडेम के साथ इंटरनल नेटवर्क के अंदर या बाहर जाने से नहीं रोकता। इस तरह के फायरवॉल और इसकी सिक्योरिटी को पूरी तरह से बाईपासिंग कर दिया जाता है। सोशल इंजीनियरिंग है, जैसे नॉन टेक्निकल सिक्योरिटी रिस्क के खिलाफ फायरवॉल इनइफेक्टिव होता है। कहाँ कहाँ इनइफेक्टिव होता है ये समझिए कि जहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग है, जैसे नॉन टेक्निकल सिक्योरिटी रिस्क के खिलाफ फायरवॉल इनइफेक्टिव होता है। फायरवॉल इंटरनल यूजर को मैलिशियस कोड वेबसाइट को एक्सेस करने से नहीं रोक सकता, जिससे यूजर को शिक्षा को इम्पोर्टेंट बना सकते हैं। जब आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी बहुत ज्यादा डल हो तो फायरवॉल आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। यानी आपकी पॉलिसी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए तभी फायरवॉल होता है। देखिए, फायरवॉल बेसिकली सिक्योरिटी कवर तो करता ही है। ये एक बेसिकली क्या है, हम इसको इंस्टॉलेशन देते हैं, प्रॉपर अपडेट करते हैं डे बाय डे। जब भी अपडेशन आता है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ बूस्ट जो हम देते हैं ना, ये प्रोटेक्शन वो इसको मिलता रहता है। और फिर कोई भी नॉन टेक्निकल सिक्योरिटी रिस्क है उसको ये पहचानता नहीं है, इस वजह से ये उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, यानी कि इनइफेक्टिव हो जाता है। जैसे इसने बोली बात की यूजर हो या अटैकर को मॉडेम के साथ इंटरनल नेटवर्क के अंदर या बाहर जाने से नहीं रोकता अगर आप मॉडेम के साथ यूज करते हो। इस तरह फायरवॉल और इसकी सिक्योरिटी को पूरी तरह से बाईपासिंग कर दिया जाता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी फायरवॉल्स की। और इसके बाद कुछ इसके देखिए, आप कहते हैं कि प्रोटेक्ट बिजनेस, फायरवॉल कैसे बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करता है। बड़े कॉर्पोरेशन में अक्सर आपने व्यापक नेटवर्क की सुरक्षा के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स फायरवॉल होते हैं। तो एम्प्लॉय को कुछ खास प्रकार के ईमेल भेजने या नेटवर्क के बाहर संवेदनशील डेटा को ट्रांसमिट करने से रोकने के लिए फायरवॉल को कॉन्फ़िगर किया जाता है। फायरवॉल को कुछ वेबसाइट जैसे सोशल नेटवर्किंग साइटों को एक्सेस करने से रोकने के लिए प्रोग्राम किया जाता है।
फायरवॉल का यूज करते समय विभिन्न प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन की कोई सीमा नहीं है। आमतौर पे कॉन्फ़िगरेशन को हम हाई टेक्निकल आईटी जो एनालिस्ट हैं द्वारा संभालना या बनाए रखना होता है कि बहुत ही हाई नेटवर्क इंजीनियर हो जो इस फायरवॉल को मैनेज कर सकें। और इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मॉनिटरिंग इनकमिंग ट्रैफिक है एक। तो फायरवॉल हमारे कंप्यूटर में आने वाले एंटरिंग ट्रैफिक को मॉनिटरिंग या जांच पड़ताल करता ही है, साथ में सिक्योरिटी के हिसाब से हमारे कंप्यूटर के लिए सही होते हैं। तो ये जो ट्रैफिक है आपका इनकमिंग जो ट्रैफिक है उसको ये मैनेज कर लेता है। जैसे सपोज करो फ्री मूवी डाउनलोडिंग साइट के बारे में सर्च करते तो ऐसी जगह पे आपको बहुत से पॉपअप एड क्लॉक लिंक जैसे चीज देखने को मिलती होगी जिसके साथ जुड़े होते हैं। तो बहुत से अनऑथराइज ट्रैफिक सोर्स ऐसे में उन ट्रैफिक सोर्स को हमारे कंप्यूटर तक आने से रोक देता है। तो ये काम फायरवॉल ही करता है। अब एक होता है प्रिवेंट और स्टॉप की लॉगर। तो की लॉगर्स बेसिकली हाई रिस्की होते हैं जो कि कंप्यूटर और यूजर दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं जो आपके साइबर क्रिमिनल्स हैं, इसके माध्यम से कंप्यूटर पर टाइप किए जाने वाले कीवर्ड को सेव कर लेते हैं, की लॉगर जिसको बोलते हैं। ऐसे में फायरवॉल सिक्योरिटी इनेबल होने से हम ऐसे की लॉगर्स अटैकर्स की लॉगर्स अटैकर से अपने सिस्टम को अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रख सकते हैं। यानी देखिए की लॉगर्स हाई रिस्क की होते हैं और दोनों को नुकसान तो पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। तो क्या होता है कभी कभी जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं जब हम कंप्यूटर में कोई चीज टाइप करते हैं तो जो कीवर्ड है उनको सेव कर लेते हैं। तो जो आपके लिए करते हैं, कुछ लोग मतलब अपने अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर कर रहे होंगे तो हमने जब अकाउंट लॉगिन करते होंगे तो अपना पासवर्ड भी डालते होंगे, जो जो की हमने प्रेस की होगी वो सारा का सारा सेव हो जाता होगा, तो उसी का यूज करते हैं। तो आजकल जितने भी फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है आईटी से रिलेटेड वो सब की लॉगर के द्वारा ही तो होता ही। सब लोग क्या करते हैं उसको यूज कर लेते हैं। अब की लॉगर का काम क्या होता है, हम उसको प्रिवेंट करें या तो इसको स्टॉप करें। तो अगर फायरवॉल इनेबल होगा तो वहां पर ये सिस्टम जो वहां पर यानी कि हम वो अपना काम करेगा, उसको लगेगा हाँ सेव हो रहा है। जब आप प्रिवेंट करते हो फायरवॉल क्या करता है, जैसे वो की दबाया वहां सेव हुआ तैसे उसको इरेज करता चला जाता है ऑटोमेटिकली। जब वो देखता होगा जो भी कर रहा होगा ये जिसके द्वारा हो रहा होगा तो उसको वहां पे डेटा ना मिलता होगा, सेविंग ना मिलती होगी। सेविंग करने से बचाता है, कीवर्ड को सेव नहीं होने देता। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर ये की लॉगर्स हेलो बनता कैसे है? हेलो, वरना मैं एंड करूँ मीटिंग टाइम। हेलो ये की लॉगर्स बनता कैसे है? हेलो, हाँ क्या पूछ रहे हो? मैं पूछ रहा था की लॉगर्स कैसे बनते हैं? देखो यार ये बेसिकली प्रोग्राम्स हैं, ठीक है ना, और ये नेटवर्क में जो हैकर्स होते हैं उनके द्वारा छोड़े जाते हैं। देखिए ये सब प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही होते हैं। क्या होता है अगर मान लीजिए कभी कभी नेटवर्क में बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, देखिए कई प्रकार के वायरसेस आते हैं। तो एक बेसिकली प्रोग्रामिंग है जो हैकिंग, अगर कभी आप देखें तो आपको ये जो टॉपिक है की लॉगर्स वगैरह ये सब आपको मिलता है। तो जितने भी हमारे डिवाइसेस होती हैं, फिजिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे रिलेटेड प्रोग्राम्स बनते हैं। जैसे एंटीवायरस मान लीजिए हम लोग रखते हैं तो वायरसेस आने की वजह से एंटीवायरस, तो जो वायरस बनाता है वही एंटीवायरस भी बनाता है। देखिए एक लॉजिक होता है अपना अपना। और जैसे की लॉगर्स में मैं जब आप लोगों को आईएस पढ़ाऊंगा तो थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। बेसिकली क्या है, एक सिंपल प्रोग्राम्स है और ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्की भी होते हैं। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ठीक है, हम यूज करें तो अपने कई लोग जिस तमाम प्रकार के आईटी इंटेलिजेंसी हैं ये सब चीज़ें यूज करती हैं अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है ना, और कई बाहर के लोग हैं वो अपने लिए सब करते हैं, डेटा चोरी करना इस तरह की चीजें। तो नॉर्मल तरीके से क्या इसके लिए बहुत ज्यादा आपको स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके आप इसको बता सकते हो क्या है। तो सिंपल एक प्रोग्राम्स है। अब रहा सवाल कैसे बनते हैं, तो जैसे प्रोग्रामिंग होती है वैसे जैसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं वैसे ये भी बनते हैं जो कहीं ना कहीं हार्डवेयर में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है ना, कौन पूछ रहा था? विष्णु? हेलो, नहीं सर अब है। ठीक है। यस सर।